अब हम देखते हैं जो मैन्योर होती है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक नेचर की होती है, मतलब कि नेचुरल चीज़ होती है वो। जैसे कि हम देखते हैं प्लांट्स की लीव्स हो गई, डेड एनिमल्स हो गए, उनको हम सॉइल में जब वो जाते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब सॉइल में जाते हैं तो वो डिकम्पोज होने लगते हैं, और जब वो डिकम्पोज होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके अंदर के जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में मिलने लगते हैं। उस हिसाब से, उस वजह से मिट्टी जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में रिच होने लगती है नेचुरली। तो इस प्रोसेस को ही मैन्योरिंग बोलते हैं, और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम बोलेंगे मैन्योर। तो ये एक तरीका हो गया जो एक बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमने कोई भी केमिकल ऐड नहीं करा। वही जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो होते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स, तो इनको हमें फैक्ट्रीज़ में बनाने पड़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, वही जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये होते हैं केमिकल प्रोडक्ट्स, और इनको हम बनाते हैं फैक्ट्रीज़ में। अब जब मैन्योर वही काम कर रहा था तो हमें फर्टिलाइज़र्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। एक्चुअली जो जितने भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाएंगे जो नाइट्रोजन रिच होगा और उसको हम उस फील्ड में डाल देंगे। और कहीं पोटेशियम की कमी है तो हम पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बनाएंगे। इसलिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ जाती है और ये फैक्ट्रीज़ में ही बनती है। हम कुछ फर्टिलाइज़र्स के एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। द फर्स्ट वन इज यूरिया। फर्स्ट इज यूरिया, ये नाइट्रोजन रिच होता है। द सेकेंड इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट अगेन नाइट्रोजन रिच। Then next is superphosphate, potash. Superphosphate means potassium. Superphosphate ये हो जाएगा पोटेशियम रिच, फॉस्फोरस रिच। एंड द नेक्स्ट इज पोटैश। पोटैश इज पोटेशियम रिच एंड पोटेशियम का सिंबल के होता है। नेक्स्ट इज एनपीके। एनपीके जो है वो सोर्स होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये तीनों की कमी को ही पूरा करता है। एनपीके नाम से ही ये मार्केट पे भी अवेलेबल होता है। तो ये होगा फर्टिलाइज़र। अब एक हमने कॉमन नेम सुना होता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कोई भी एक फील्ड है, फील्ड या फिर एक कोई एरिया है, स्पेस। अब इसमें हमने अपना सारा जितना भी गार्बेज होता है, किचन गार्बेज, वो सब हमने इसमें इकट्ठा कर रहे हैं। और इसमें अगर हम अर्थवर्म्स छोड़ दें एक लार्ज क्वांटिटी में, अर्थवर्म्स छोड़ दें तो अर्थवर्म क्या करते हैं, वो फार्मर्स फ्रेंड्स के नाम से भी पुकारे जाते हैं। अर्थवर्म्स को हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली जितना भी हमारा किचन वेस्ट होता है उसको नेचुरली वो मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ समय के बाद अर्थवर्म जब इसको कर देते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम डायरेक्टली अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि ये जो है बेसिकली वो प्लांट्स या फिर जितने भी फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं उन्हीं से ही आता है, तो इसलिए रिच सोर्स हो जाता है और सॉइल के लिए भी ये चीज़ अच्छी होती है।
और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग। और ये जो हमें ये मिलती है खाद जिसको हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। तो ये हो जाती है वर्मी कंपोस्टिंग की पूरा प्रोसीजर। अब ये और मैन्योर जो हो गया है वो तो नेचुरल चीज़ें हो गई। वहीं फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें तो वो हम पहले ही देख चुके हैं कि वो केमिकल हैं। तो केमिकल है तो बेसिकली उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही। तो जो भी फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स को स्प्रे करते हैं फील्ड्स में, और जब हम उनको स्प्रे करते हैं तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, और वही ड्रॉपलेट्स फार्मर के हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि वही ड्रॉपलेट जब वो फार्मर इनहेल करता है तो वो डिज़ीज़ भी आगे चल के क्रिएट कर सकती हैं। तो इसका एक तो जो हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज यही हो गया। और सेकंड डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जब सॉइल में हम इसको एक्सेस यूज़ कर लेते हैं तो वो पॉल्यूशन करने लगता है। बिकॉज़ कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होगी तो वो नुकसानदायक ही होती है। तो सॉइल पॉल्यूशन होने लगता है अगर हम इसको एक्सेस में यूज़ कर लें। तो अगर जैसे कि हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जहाँ फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते लोग, तो वहाँ पर वो क्रॉप रोटेशन का यूज़ करते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। तो क्रॉप रोटेशन, वही नेक्स्ट हेडिंग है क्रॉप रोटेशन। ये सारी ही चीज़ें हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र वाले ही टॉपिक में। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, एक सीज़न में हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया लेग्यूम्स मतलब कि दालें जो हो गई वो लेग्यूम्स ले लिया, और दूसरे सीज़न में हम कोई और क्रॉप मतलब कि उस सॉइल में लगाते हैं। तो पहली एक सीज़न में हमने लेग्यूम्स लगाई तो दूसरे सीज़न में हमने वहीं पर वीट लगा दिया। तो इससे क्या होता है, लेग्यूम्स जो होती हैं उनकी रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। जैसे ये अगर लेग्यूम्स का रूट सिस्टम है तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे गोल गोल देखने को मिलता है, तो उन्हीं को हम नोड्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, और ये मिट्टी में नेचुरली मिलता है। तो वो जाकर के रूट के अंदर अपने आप को इकट्ठा करने लगता है, और वो पूरा एक जब नोड्यूल बन जाता है, और ये नोड्यूल्स जो होते हैं नाइट्रोजन के रिच सोर्स होते हैं। नेचुरली प्लांट्स को नाइट्रोजन वो देते रहते हैं। तो जब भी हम लेग्यूम्स को लगाते हैं तो वहाँ हमें नाइट्रोजन का अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हमने एक सीज़न में लेग्यूम्स लगाया तो वो जो सॉइल है पहले से ही नाइट्रोजन रिच हो चुकी है राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। तो जब हम नेक्स्ट सीज़न में वीट लगाएंगे तो नेचुरली उस वीट में भी वो नाइट्रोजन पूरी होती रहेगी, हमें कोई भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ये हो एक नेक्स्ट प्रोसेस अगर हमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह लें, अगर हमने 3 पॉट्स ले लिए, इसमें हमने नाम डाल दिया A, B एंड C। एक में हमने सिर्फ सॉइल डाला, इस पे हमने सॉइल प्लस मैन्योर डाला, एंड C में हमने सॉइल प्लस फर्टिलाइज़र डाला। तो जो भी प्लांट हम C वाले में लगा रहे हैं, हमने यहाँ पर सीड को लगाया, B में लगाया, A में लगाया, तो जिसमें फर्टिलाइज़र हमने डाला है वो रिच सोर्स है पहले से ही, तो वो बहुत जल्दी प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, बहुत जल्दी प्लांट ग्रो करने लगेगा। वहीं सॉइल और मैन्योर में है, यहाँ पर भी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से होगी लेकिन C वाले केस से कम होगी, और जहाँ पर सिर्फ सॉइल है वहाँ पे सबसे कम ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स क्रॉप की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं मैन्योर के।
फर्स्ट वन इज़, सबसे पहले तो ये सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं और सॉइल को रिच बनाती हैं। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सेकेंड इज़, जितने भी हमारे यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस तो हम नहीं लेंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई, और एल्गी जो होती हैं वो भी, तो माइक्रोब्स को इम्प्रूव करती हैं। हेल्दी माइक्रोब्स हमारी सॉइल में आ जाते हैं। याद रखिएगा वायरसेस जो है वो हम मैन्योर में यूज़ नहीं करते, क्योंकि वायरसेस ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालते हैं हेल्थ पर। एंड द थर्ड इज़, सॉइल को पोरस बनाती है मैन्योर, जैसे हमने वर्मी कंपोस्टिंग में देखा, तो वहाँ जो अर्थवर्म होते हैं वो सॉइल में छोटे छोटे होल कर देते हैं जहाँ से वो एंटर होते हैं, तो इस वजह से सॉइल जो है वो पोरस हो जाती है और प्रॉपर एरेशन हो पाता है, प्रॉपर एयर का एक्सचेंज हो पाता है एटमॉस्फेयर एंड सॉइल के बीच में। सॉइल को पोरस बनाती है एंड प्रॉपर एरेशन। फोर्थ पॉइंट जो हम देखेंगे, एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो भी मैन्योर होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो ये हो गए हमारे मैन्योर के कुछ एडवांटेजेस रिलेटेड टू व्हाट, फर्टिलाइजर्स। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन। अब हम इरिगेशन को समझते हैं। इरिगेशन मीन्स जो भी हम अपनी फील्ड में क्रॉप लगा रहे हैं उस तक प्रॉपर वाटर की सप्लाई करना इज इरिगेशन। क्योंकि वाटर, अब हम सोचेंगे कि वाटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए। इरिगेशन, अब अगर हम एक प्लांट की बात करें तो वो सीड अगर है, सीड के फॉर्म में है, तो उसको बढ़ने के लिए भी वाटर की नीड है। और जब एक पूरा प्लांट बन जाता है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट में सप्लाई होते हैं फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, वो सारे ही वाटर की हेल्प से ही होते हैं। और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर इज़ द मेन मीडियम इन प्लांट्स। तो जो वाटर है वो एक हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर किसी भी सॉइल में, आपने ये नॉर्मली अपने घर पर भी देखा होगा, अगर सॉइल में पानी कम है तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ सारी मुरझा जाती हैं, और जब हम उसमें पानी दोबारा से डाल देते हैं तो वो जो लीव्स होती हैं वो दोबारा से इरेक्ट हो जाती हैं और प्लांट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए जितने भी हम क्रॉप्स होते हैं उसमें भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब जो सोर्सेज होते हैं वाटर के बड़े बड़े हमारी फील्ड्स के लिए, वो सोर्सेज क्या होते हैं? पॉन्ड्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड रिवर्स, कैनल्स एंड डैम्स। ये जो हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ट्यूबवेल्स, वेल्स, रिवर्स, कैनल्स एंड डैम्स, ये सारे ही सोर्सेज हो गए वाटर के लिए। अब इन सोर्सेज से हमारी फील्ड तक भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे कर सकते हैं, अब इसको समझते हैं। तो हमने वाटर की इम्पोर्टेंस समझ ली, प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। एंड एक किसी भी प्लांट में 90% जो होता है वो वाटर ही होता है। अब आप खुद इमेजिन करिए, अगर वो 90% हिस्सा ही हम उन प्लांट्स को अवेलेबल नहीं करवाएंगे तो ग्रोथ तो बिल्कुल होगी ही नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हम कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, अब जो हमारे दो मेथड हैं, एक तो जो हम बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं जिनको हम ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स, और दूसरे हो गए मॉडर्न मेथड्स।
अब ट्रेडिशनल में क्या आ गए, जैसे हैं कुछ मोट एंड राहत, ये सारे नाम हैं उन सिस्टम्स के। थर्ड इज ढेकली एंड फोर्थ वन इज चेन पंप। अब ये जितने भी हैं ये सारे ही, इन सब में ही पुली सिस्टम इन्वॉल्व होता है। पुली सिस्टम क्या होता है, एक व्हील होता है जिसके सब तरफ एक रोप होती है। अब यहाँ पर कोई भी इंसान हो सकता है और यहाँ पर हमारा वाटर का सोर्स हो सकता है जो नीचे से पानी लाता है, और वो इंसान यहाँ से रोप को पुल करता है और जो बकेट है वो नेचुरली पानी भरकर ऊपर आ जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं पुली। तो इन सब में ही पुली सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वहीं जो मॉडर्न सिस्टम है, इसमें आ जाते हैं स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिल। स्प्रिंकलर्स में हम देखते हैं स्प्रिंकल्स को। फर्स्ट वन इज sprinkler system and the second one is drip system। अब इन दोनों में ही क्या होता है, जो भी हमारा सोर्स होता है वहाँ पर हम एक पंप फिट कर देते हैं, और मान लीजिए ये हमारा सोर्स है, जो भी पॉन्ड्स या फिर डैम्स जो भी ले लें, उसमें हम एक पंप फिट करेंगे, और पंप ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमारे जो फील्ड है वहाँ तक पाइप के थ्रू पानी लेकर के आएगा। और मान लीजिए ये हमारी पूरी फील्ड का एरिया है, तो हम यहाँ पर अगर हम स्प्रिंकल सिस्टम की बात करें तो पूरी पाइपलाइन बिछी होती है और वहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, और वो पूरी फील्ड में दूर दूर तक पानी का छिड़काव करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या होता है, ये यहाँ तक की मैकेनिज्म तो सेम ही है। सोर्स से पंप जो होगा, पंप की मदद से सोर्स से फील्ड तक पानी आएगा, और वहाँ पर पूरी पाइपलाइन बिछी होगी, और जो रूट्स हैं, मतलब बिल्कुल प्लांट की रूट्स तक मशीन जो पाइप है वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। और प्रॉपर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है, मान लीजिए ये एक हमारी सरफेस है और यहाँ पर हमारा एक प्लांट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर ये पाइपलाइन आएगी और यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को अवेलेबल करवाएगी, और ये सबसे एफिशिएंट सिस्टम भी है, बिकॉज यहाँ पर पानी की कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है और प्रॉपर डायरेक्टली रूट को पानी मिल रहा है। तो ड्रिप सिस्टम जो है वो मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम भी हो जाता है हमारा। तो इसी तरह से हमने अपने 4 पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इन सब को आपके पेपर में जब आएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर आंसर फ्रेम करके इन सब चीज़ों को वहाँ पर समझाना पड़ेगा। और जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आप डायग्राम्स की हेल्प लिया करिए, बिकॉज डायग्राम बहुत सी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके और कम टाइम में आंसर को इफ़ेक्टिव भी दिखाते हैं। तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, जो भी मैं ऐसे बना रही हूँ, ये सारे फ्लो चार्ट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। फ्लो चार्ट्स की हेल्प लीजिए आप, इससे आपका आंसर जो है वो भी इंटरेस्टिंग बनता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इरिगेशन। इरिगेशन तो हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स होते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो हमारी जो भी फील्ड है उसमें हमने अपनी मनचाही क्रॉप लगाई है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में वीट हमने लगाई है, तो वहाँ पर कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते वो लगे उधर, तो वो अनवांटेड सीड्स एयर करंट के थ्रू हमारी फील्ड में आ जाते हैं और वहाँ पर वो ग्रो भी करने लगते हैं। बेसिकली वो जो सीड्स होते हैं वो वाइल्ड वेराइटीज़ के होते हैं। वाइल्ड वेराइटीज़ मतलब जिनको रिसोर्सेज कम चाहिए होते हैं, वो ग्रोथ बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो वो हमारी अगर मेन फील्ड है और यहाँ पर हमारा मेन प्लांट है, तो और बराबर में ही वो वीट का भी सीड आ चुका है, तो ये वीट का जो सीड है वो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा और ख़ुद ग्रो करने लग जाएगा। एंड बिकॉज इसकी टेंडेंसी है ये बहुत कम न्यूट्रिएंट्स में जल्दी जल्दी ग्रो करता है, तो ये इससे ज़्यादा ग्रो कर सकता है बहुत से केसेस में, और इसके न्यूट्रिएंट्स को भी ले सकता है। तो हमारा जो मेन प्लांट है वो वीक होने लगेगा और हमें क्रॉप जो हमारी मनचाही है वो नहीं मिलेगी।
इसलिए इन वीड्स को फील्ड से रिमूव करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फार्मर्स के लिए, और ये टाइम टू टाइम करने भी पड़ते हैं, वरना हमारी क्रॉप, हमारी ईल्ड अच्छी नहीं होगी और कोई उससे प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब इसके भी दो मेथड्स हैं। हम या तो वीड्स को मैन्युअली निकाल सकते हैं, मतलब जब कोई भी वीड आके लगी है और वो उसमें फ्लावरिंग होने से पहले ही जो भी फार्मर्स है वो उनको हाथों से निकाल सकते हैं, तो इसको हम मैनुअल रिमूवल बोल सकते हैं। और दूसरा, हम केमिकल्स की भी मदद ले सकते हैं। केमिकल्स जो होते हैं, जैसे इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है 2,4-D नाम से। तो ये क्या करते हैं, हम फार्मर जो है इसका स्प्रे कर देते हैं अपनी फील्ड में, और ये जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब कि जिस भी वीड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी को ही जाके ये इफ़ेक्ट डालेंगे। हमारी जो मेन क्रॉप है उस पर ये कोई भी फ़र्क नहीं डालेंगे, हमारी मेन क्रॉप वैसे ही ग्रो होती रहेगी, लेकिन जहाँ जहाँ वीड्स होंगे वहाँ पर ये तुरंत उन पर इफ़ेक्ट डालेगा और उस वीड को ख़त्म कर देगा। तो ये केमिकल्स की मदद से हम कर सकते हैं। और ये या फिर वाइड स्पेक्ट्रम, नैरो जो भी स्पीसीज़ स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि जिस भी स्पीसीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी पर ही अफेक्ट करेंगे। और वहीं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, अगर हमने मान लो ए स्पीसीज़ को हमें रिमूव करना है और आसपास बी और सी भी हैं, तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो ए के साथ बी को भी अफेक्ट कर सकते हैं और सी पे भी अपना जो भी इफ़ेक्ट है वो डाल सकते हैं। वहीं नैरो वाले सिर्फ ए को ही करेंगे। तो ये नैरो और ब्रॉड में डिफरेंस होता है छोटा सा। तो इस तरह से हम वीड फ्री अपने जो भी हमारा फील्ड है उसको कर सकते हैं। और जितने भी केमिकल्स, जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखा, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडीसाइड। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड। वीड्स मतलब वीड को रिमूव कर, साइड मतलब कि मारने वाला, तो वीड को मारने वाला इज वीडीसाइड। अब एक यहाँ पर के फार्मर जो भी वीडीसाइड यूज़ कर रहे हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो जो है मास्क लगा करके प्रॉपर अपने फेस को कवर करके करें, बिकॉज़ ये जो है केमिकल वो फार्मर अगर इनहेल कर लेंगे स्प्रे के थ्रू, स्प्रे ड्रॉपलेट्स के थ्रू, तो वो उनके लंग सिस्टम मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा कर के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने लगते हैं और फार्मर्स की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए फार्मर्स या फिर जो भी यूज़ कर रहा है उसको प्रॉपर अपनी कवरेज के साथ ही इन सारे केमिकल्स को यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्वेस्टिंग। अब हम हार्वेस्टिंग को भी समझ लेते हैं।